हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 विज्ञान, साइंस कह लो, विज्ञान कह लो, और इसके जो है फिजिक्स के पोर्शन के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी मीडियम वालों के इस वीडियो में कराने वाला हूं। जो फिजिक्स का पोर्शन है, पूरा पोर्शन जो भौतिकी विज्ञान है, उस पूरे पोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के लिए इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चैप्टर वाइज है सारे क्वेश्चन, ठीक है। और साथ में मैंने मार्क्स भी लिख रखे हैं। ये चीज़ आपकी सुविधा के लिए बस, ये मार्क्स की इतने मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है, ये सारे क्वेश्चन आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से मैंने क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 ऐसी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा उसका, और वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, जहां से आप इन क्वेश्चंस को देख पाओगे, इजीली एक्सेस कर पाओगे। सारे लिखे हुए हैं और वहां पे बैठ के आराम से पढ़ते हुए आप ढूंढ सकते हो क्वेश्चंस। या आंसर, देखो आंसर आपको खुद करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आपको। इससे ये आइडिया लग जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा, और कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। चलो चैप्टर वाइज शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर आता है हमारे, या 10वां चैप्टर कहेंगे हम सीधा सीधा। 10वां चैप्टर आपका प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये वाला पाठ आपका। इस वाले पाठ का पहला प्रश्न है, एक किरण आरेख का उपयोग करते हुए एक लेंस, एक उत्तल लेंस, देखो लेंस के ऊपर जो है उत्तल अवतल कर सकते हैं, गड़बड़े करते हैं इस चीज की, तो उत्तल लेंस के F1 और 2F1 के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति, आपेक्षिक आकार और प्रकृति का उल्लेख कीजिए। ये तीन चीजें आपको इसमें बतानी है। डायग्राम वगैरह भी छापना होगा। एक किरण, देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम सेम है। अब इसीलिए मैंने थोड़े इकट्ठे से करे हैं, ताकि आपको थोड़ी सी अच्छा लगे, सुविधा लगे कि भाई सेम 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 से आंसर है ज्यादातर के। एक किरण आरेख का उपयोग करते हुए एक उत्तल लेंस के 2F1 के परे स्थित बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति, आपेक्षिक आकार और प्रकृति का उल्लेख कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों नहीं लगाया मैंने, ऐसी चीजों पे मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं लगाया है जो मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। जो क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में वापस से पूछ लिया, सिर्फ उसी के ऊपर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया है। और जिनके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है वो आपको पक्कम पक्का याद करने हैं, उनमें कोई जो है चीटिंग नहीं चलेगी आपकी। और इनको भी कर लेना, ठीक है। इनको ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ दो भाई, इनमें से क्वेश्चन बहुत आएंगे, रिपीट आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके। पूरी बुक के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपका जो जीव विज्ञान है, आपकी जो रसायन विज्ञान है, तीनों के जो है आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो पहली प्लेलिस्ट है उसके अंदर वीडियोस मिल जाएंगी, देख लेना। चलो आगे देखते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, किरण आरेख की सहायता से एक दर्पण के वक्रता केंद्र C से परे स्थित बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति का वर्णन कीजिए। ये भी सेम सा ही है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डायग्राम के ऊपर पूरा गेम है ये। किरण आरेख का प्रयोग करते हुए एक अवतल दर्पण के फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच स्थित बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति का वर्णन कीजिए। अब इससे आपको समझ आ गया। ये अपने हिसाब से ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको तीन चीजें पूछेंगे, बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति कैसी है उसकी, वो आपको वर्णन करना रहेगा। उसके लिए आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आप रट्टा नहीं मार सकते, इन चीजों का कंसेप्ट समझोगे तो हो जाएगा आपसे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब ये क्वेश्चन इतना रिपीट है भाई, इसने तो गदर मचा रखा था। इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, वो यही है, लेंस की क्षमता क्या होती है। किसी लेंस की एक डायोप्टर यानी एक डी जो लिखते हैं हम, क्षमता को परिभाषित कीजिए कि वो क्या होती है, मतलब किसको कहते हैं। तो वो चीज बतानी है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर स्थित है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति का चित्र बनाइए। मतलब सेम सा ही है, अभी ज्यादा फर्क नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, तुम्हें बनाना आना चाहिए उसके लिए। कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर स्थित है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति को रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए। ये भी रिपीट हुआ कई बार, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस F और प्रकाशीय केंद्र के O के मध्य स्थित है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति को रेखा चित्र के द्वारा दर्शाइए। 2 नंबर में आया, बहुत रिपीट हुआ ये भी। अब ये सारे क्वेश्चंस देख के आपको कैसा लग रहा है भाई, सेम से ही क्वेश्चन है यार, कुछ फर्क ही नहीं है। देखो आपको लग तो सेम सेम रहे होंगे, ये सारी चीजों में सेम ही पूछ रखे हैं। कभी देखो, कभी उत्तल लेंस बना देंगे, कभी कभी इसको अवतल लेंस बना देंगे, ऐसे बना बना के कंफ्यूज करते रहेंगे तुमको। तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तभी तुम इसको कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को। कोई वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस F और 2F के बीच में स्थित है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति का रेखा चित्र बनाइए। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो तुम, ये क्वेश्चन है 6 नंबर का।
का बड़ा क्वेश्चन है 6 नंबर वाला, मतलब इस चैप्टर से कम ही आते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन आते नहीं है जनरली, या तो 2 नंबर के आते हैं, 3 नंबर के, 4 नंबर के, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। अब इसमें से भी ऐसे ही, क्योंकि एक क्वेश्चन की लेवल मैक्सिमम यहाँ पे 4 नंबर के, 4 नंबर से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने 6 नंबर का बनाना था तो इन्होंने 3-3 के 2 दे दिए भाई, मतलब आप लोगों का पोपट काटने में तुले पड़े हैं। रेखा चित्र बनाइए और प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए यदि वस्तु को रखा जाता है अवतल लेंस के ऐप और 2 ऐप के बीच में, उत्तल लेंस के ऐप और 2 ऐप के बीच में, तो दोनों कंडीशंस के हिसाब से आपको बनाना आना चाहिए। वो टोटल गेम है आपको समझने का, कंसेप्ट समझ आ गया। पहली बात, उत्तल लेंस और अवतल लेंस बनाना चाहिए, ये कौन सा लेंस है, ठीक है, ये वाला कौन सा लेंस है, ये वाला। तो ये लेंस जब तक नहीं बनाने आएंगे ना तब तक तुम डायग्राम में यहाँ क्या रखोगे, कुछ नहीं रख सकते भाई तुम। पहले डायग्राम में पहले इनको याद रखो, उत्तल लेंस कौन सा है, अवतल कौन सा है, उसके हिसाब से फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा एग्जाम में, और आएगा वो पक्का पक्का आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। और वो क्वेश्चन वेरी कर सकता है, 2F F2 कहीं भी रखवा सकते हैं वो सामान को, और फिर उसके हिसाब से पूछ सकते हैं। अब ये वाला देखो तुम, ये वाले में जो है ना न्यूमेरिकल टाइप में आया है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता +2 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है, इस लेंस का एक उपयोग भी लिखिए। यानी कि जो है ना ये बता रहा है हमको कि उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, वो सारी चीजें वो बतानी है, और इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो भी आपको बताना है। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है, ये हमको बताना है। ये देखो ये ज्यादा रिपीट हुआ, माइनस वाला, प्लस वाला थोड़ा कम पूछा गया है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। निवार्त में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो उसके हिसाब से आपको बताना है यहाँ पे कितनी है, और इतना ये इसका अपवर्तनांक दे रहा, कोई न्यूमेरिकल वगैरह फार्मूला लगेगा और हो जाएगा आपका। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। ये सेम सा ही है, मतलब वो जो अगर आपने कंसेप्ट समझे होंगे उसी के बिहाफ पे न्यूमेरिकल है ये। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूर पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्तन भी ज्ञात करना है हमको, 3 नंबर का ये क्वेश्चन। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, 2 नंबर में शॉर्ट में पूछ लिया बिल्कुल से। यदि किसी वस्तु को अवतंतर लेंस के, अवतंतर लेंस कौन सा होता है भाई, अवतल लेंस तो होता सुना भी है, या अवतंतर शायद होता होगा, आप देख लेना, मेरे को ध्यान नहीं है। अवतंतर है, अवतर, या तो देखो अवतर है ना, ये अवतर की जगह पे अवतल हो सकता है, तो या फिर ये सही भी हो सकता है, वो देख लेना आप एक बार, ठीक है। तो लेंस के अनंत पर रखा जाता है, तो रेखा चित्र बनाकर इसका प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति स्पष्ट कीजिए, ठीक है। चलो अभी ये वाला जो चैप्टर है इसमें से कुछ खास उम्मीदें मत रखना तुम। अगर क्वेश्चंस की बात करें इसमें से आएंगे एमसीक्यू वाली वीडियो मैंने आपके लिए बना दी थी, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो उससे जो है ना, उसमें प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको एमसीक्यू करने सिखाए थे, कैसे क्या कारण है, लॉजिक सिखाया था भाई, इतना सॉलिड लॉजिक था ना वो। उसकी मदद से आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि क्या है और क्या नहीं है वो चीज़, कोई घटना है ना उसको क्या कहेंगे हम। और ऐसे क्वेश्चन को, उन्हीं एमसीक्यूज को इन्होंने बस 1 मार्क में करा है और हमको सुलटा दिया है एक आध बार एग्जाम में। जैसे अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकृति का प्रतिबिंब बनाता है, परितारिका का क्या कार्य है, प्रकाश की किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं, व्याख्या कीजिए ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, बता दो भाई क्यों नहीं टिमटिमाते। प्रिज्म आपतित श्वेत प्रकाश को रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है, दिखाए जाने वाले कलरों को क्रम में लिखिए, यानी कि वो जो आता है ना आपका, वो मतलब पहले लाल आएगा, पीला, संतरी, जो भी रंग आएंगे उसको लाइन वाइज लिखना है कि पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके 7 रंग होते हैं ना, तो 7 रंगों को आपको लाइन वाइज लिखना है, लाइन वाइज लिखना है, इधर उधर आगे पीछे मत कर देना उनको। कांच के प्रिज्म में गुजरने वाले सफेद प्रकाश के विभाजन के बाद पाए जाने वाले रंगों का नाम अनुक्रम में लिखिए। देखो ये प्रिज्म में गुजरने वाले सफेद प्रकाश के विभाजन के बाद, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, तुम समझने का कंसेप्ट अलग हो सकता है आपका, लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम है। यहाँ 1 नंबर का दे दिया एक बार एग्जाम में और एक बार दे दिया 2 नंबर का, तो डर मत जाना कि भाई, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं भाई, वो 2 नंबर के चक्कर में ये सोचते रहेंगे यार 7 नाम लिखने हैं। अब बताया था मैंने, ये सीसीएल वाले ने बताया था कि 1 नंबर का आएगा क्वेश्चन, यहाँ दे दिया 2 नंबर का, 2 नंबर कहाँ से बना के लाऊं। देखो भाई सीन ऐसा होता है इन क्वेश्चंस के अंदर, ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चन सेम वैल्यू का 1 नंबर भी दे सकता है आपको, 2 नंबर भी। आपको जो पूछा है बस उतना लिख दो, आपका काम हो गया, आगे का काम है एग्जामिनर का। यानी आपको 7 रंग देने हैं, वो हो सकता है उन्होंने 7 रंग को 7 बटे ऐसे 2 नंबर में बांट रखा हो, यानी 3-3
रंग 3 रंग बता दोगे तो 1 नंबर दे देंगे तुमको। हो सकता है सातों रंग 1 नंबर में देने हो, वो उनकी मर्जी होती है। ठीक है, उसके टेंशन मत लिया करो कि आपको उत्तर बड़ा लिखना है, बड़ा नहीं लिखना, जो पूछा है वो लिखो, बस काम खत्म करो अपना। ठीक है, कहीं उल्टा सीधा टेपते रहो कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं विद्युत वाले में। अब विद्युत वाले में से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान रखना न्यूमेरिकल आते हैं इसमें से। और न्यूमेरिकल तभी आएंगे जब आपको फॉर्मूला पता होंगे। फॉर्मूला नहीं पता, गए तुम काम से। फिर कर लेना, देख लेना तुम्हें इनमें कौन से फॉर्मूले लगेंगे। एक चीज बताता हूँ तुमको, सिंपल सी चीज है, बिल्कुल क्लियर नीट क्लीन चीज बता देता हूँ। आपकी जो एनसीईआरटी की विज्ञान की किताब है, किताब की बात कर रहा हूँ, गाइडों की नहीं कर रहा, जो किताब के बीच में आपका जो पार्ट है, पार्ट के बीच में क्वेश्चंस दिए होते हैं, मतलब आपको उनको सोल्व करना रहता है। बस क्वेश्चन देंगे, उत्तर नहीं देंगे उसके, बस सिर्फ क्वेश्चन देते हैं। उन क्वेश्चंस को निकाल लेना, उनमें से बहुत क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, मतलब इतने आपके अभ्यास वाले में से नहीं आते, जितने चैप्टर के अंदर वाले जो क्वेश्चन है ना उनमें से आते हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स को इस चैप्टर के निकाल लेना, सारों को निकाल निकाल के देख लेना, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी फिर। ठीक है, देख, और वैल्यू बदल सकते हैं, ऐसा मत सोचना कि भाई वो सेम टू सेम देंगे, वैल्यू बदल देंगे, वो बस इतना करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 80 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 160 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि जो विभवांतर है ना, पहले 80 था, अब डबल कर दिया उसका। और ये जो है, ये हीटर है जो कि 5 एम्पीयर धारा ले रहा था, अब कितनी लेगा वो पूछा गया हमसे। फॉर्मूला लगाओ, निकाल दो। ठीक है, कोई 2 नंबर का है, फॉर्मूला लगा के निकालना, ऐसा नहीं है सीधा आंसर लिख दिया भाई जो भी आंसर आ रहा है आपका, ऐसा नहीं होता। पूरा फॉर्मूला लगा के निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा ले रही है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए और 3 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए कि 3 घंटे में वो बिजली कितनी खा जाएगी। अब सेम सा क्वेश्चन है, देखो तुम सोचने का फर्क है, बस आपको बस कंसेप्ट समझ आना चाहिए। सेम क्वेश्चन है ये भी, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। ये वाली ले रही थी 4 एम्पीयर, ये वाली ले रही है 5 एम्पीयर। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए और 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। यहाँ पे हमने मोटर चलाई 2 घंटे, यहाँ पे चलाई 3 घंटे। अब देखो न्यूमेरिकल सेम है, तुम्हें समझ आ गया, वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, दोनों का आंसर सेकंडों में निकाल दोगे तुम। अब ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसका ध्यान रखना थोड़ा। विद्युत टोस्टरों और विद्युत इस्त्री के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, तो वो हमको बताना है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस वाले जो प्रतिरोध वाले ये क्वेश्चन भी आते हैं। किसी 6 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 150 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, कितना होगा। किसी 6 ओम के प्रतिरोध से 125 जूल ऊष्मा प्रति सेकंड उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। दोनों में फर्क समझ आ रहा है तुमको? हाँ, यहाँ पे बस 150 था, यहाँ पे 125 था। फॉर्मूला नहीं पता तो ना 150 वाला होगा ना 125 वाला होगा। अब ये वाला क्वेश्चन ये भी कई बार रिपीट हुआ, ये देखो तुम। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 1 ओम हो, तो ये हमको बताना है। अब ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तभी मैंने इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है। ऐसा ही क्वेश्चन देखो नीचे भी सेम ही है। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। यहाँ पे 1 ओम कर रहे थे, हम यहाँ पे 4 ओम कर रहे हैं, वैल्यू सेम दे रखी है। ये सिर्फ आपका सोच का फर्क है। आपको न्यूमेरिकल अगर करने आते हैं ना भाई, नंबर नहीं कटेंगे यहाँ पे, बिल्कुल मस्त से नंबर बनेंगे तुम्हारे। मैंने तुमको दिखा दिए 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल है, बस फॉर्मूला याद कर लेना उनके। यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध होना चाहिए था शायद से, ये 4 ओम हो जाए। ठीक है, तो ये आएगा। अब आगे देखते हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और एक 8 ओम प्रतिरोध का चालक 8 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो हमको बताना है। एक नंबर के दोनों क्वेश्चन, यानी 1 नंबर इसका 1 नंबर इसका। प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होगा। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को परिकलित कीजिए। अब ये वाले क्वेश्चन देखो, ये बहुत रिपीटेड है, ये आपका टेक्सचुअल वाले में से प्रोबेबली 400 या फिर इंटरनल क्वेश्चन में है, बट मैंने देखा था इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 400 वाट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 4 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से इसे 30 दिन चलाने में ऊर्जा की लागत को परिकलित कीजिए, यानी कितनी ऊर्जा वो खा जाएगा।
ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इसका। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या भाई, ये भू संपर्कन से क्या अभिप्राय है, विद्युत उपकरणों को भू संपर्कित क्यों किया जाता है, यानी अर्थिंग वाला सिस्टम है वो है ये हमारा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये भी पूछा गया है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लगा रखे है ना मैंने, जिनको ये दिक्कत आ रही है भाई हम इतने सारे क्वेश्चंस नहीं याद कर पाएंगे, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बिल्कुल दिलो जान से याद करने हैं, एग्जाम्स में बहुत आ रहे हैं वो, ठीक है ना। और जो दूसरे क्वेश्चन है अगर आपको याद हो पा रहे हैं तो भाई कर लेना, न्यूमेरिकल वाले एटलीस्ट कर लेना, जिनमें न्यूमेरिकल है या कंसेप्चुअल है जो, वो कर लेना, क्योंकि उसकी बस इक्वेशन वैल्यू बदलती है और ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। टंगस्टन का उपयोग लगभग विशेष रूप से इलेक्ट्रिक लैंप के फिलामेंट के लिए क्यों किया जाता है, मतलब बाकी इतनी सारी मेटल्स है तो टंगस्टन का ही क्यों करते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, वो चीज़ें बताने आपको, मतलब आप हिंदी में जो भी है क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ी हुई है भाई, ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ तुमको साफ स्पष्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, पाठ नंबर 13। अब ये वाला चैप्टर बड़े क्वेश्चंस के लिए मशहूर है, तुमको पता है इसमें से क्या क्या आता है, वैसे तो तुमने इतनी सारी वीडियो देख ली होंगी किसी किसी की जाके, ये आता है वो आता है ये आता है, भाई तुमको मतलब सब लोग बता देंगे तुमको 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से कौन सा आता है, छोटे कौन बताएगा भाई, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं इसमें से, बहुत आते हैं इसमें से, इस चैप्टर को बस समझना है तुमको। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को वर्णित कीजिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखो ये दूसरा हैंड है, ये दूसरे वाला, बस इतना फर्क है, दोनों आते हैं एग्जाम में, बहुत आते हैं, ठीक है, कर लेना इनको। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए, परिनालिका, ये परिनालिका वाला क्वेश्चन आता ही आता है, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ये वाला मतलब कभी कभी आया है। परिनालिका से आपका क्या अभिप्राय है, एक परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित कीजिए, परिनालिका के उपयोग पर भी प्रकाश डालिए। सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये, ठीक है, अच्छे से करना है, सारे मतलब कई सारे क्वेश्चन है इसमें, इसके अंदर तुम पढ़ोगे कई सारे क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं और उस हिसाब से बना रखा है। या कई बार क्या करते हैं लोग, देखो चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करना अलग से पूछ लिया, देखो ये विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित कीजिए, या आरेखित वाला अकेला पूछ लेते 2 नंबर में, तो ऐसा हो सकता है, उस चीज का ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन करना है आपको ये, और अच्छे से करना है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आरेखित कीजिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना, बहुत मस्त क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब इतनी मेहनत लगे ना भाई आपके लिए छांटने में कौन सा रिपीट कितना हो रहा है, जो बहुत रिपीट हो रहे हैं ना सिर्फ उनके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तभी मैं कह रहा हूँ इसके तो कर लेना, तुम अच्छे से कर लेना इस चैप्टर को, पक्का पक्का आएगा, लगभग 10 नंबर या उससे ज्यादा का मिल जाएगा तुमको। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का क्या उपयोग है, समझा दीजिए, 4 नंबर में आता है ये क्वेश्चन हमारा। विद्युत मोटर, ये सबको पता है भाई कौन सा आता है इसमें से, तुमको मतलब यही चीजें बताई होंगी। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत और कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। ऐसा सही क्वेश्चन ये सेम है, देखो मोटर वाला दोनों का सेम सा ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, उत्तर दोनों में सेम सा ही लिखना है। एक विद्युत मोटर के सिद्धांत, संरचना और कार्य विधि का विस्तृत वर्णन कीजिए, दोनों 6 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होते हैं। ये तो तुम में से कोई कौन सा ऐसा स्टूडेंट था जिसको ये वाला क्वेश्चन नहीं पता था, कहीं से पता लगा बट तुमको पता लगा भाई, ये मोटर वाला आएगा आएगा, पढ़ लेना इनको तो बाकी भी है यार, और भी कई सारे क्वेश्चन है जो आपको पता लग गए होंगे कि ये भी आते हैं। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत और कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया था हमारे पास, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी एसी का जो करंट है, जनित्र के सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि का विस्तृत वर्णन कीजिए, ये भी बहुत रिपीट हुआ है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन पे, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत और कार्यविधि, देखो ये वाला और ये वाला ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें पूछ ली है। ब्रूसों का क्या काम है, वैसे तो तुमको पता होगा, जब तुम कार्यविधि लिखोगे ब्रूसों के बारे में बताओगे। तो देखो मैंने अलग अलग कर दिया है ताकि आपको पता लग पाए, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है ऐसा भी आ सकता है, तो दोनों में आंसर सेम ही लिखना है, मैं नहीं कहता भाई आंसर अलग अलग लिखे जाएंगे, दोनों के आंसर सेम लिखने हैं आपको, ज्यादा फर्क नहीं है, इक्का दुक्का फर्क हो गया, 1-2 लाइन का आधी लाइन का, बस ज्यादा फर्क नहीं आएगा।
लेकिन दोनों 6-6 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अब बहुत बार ये चीज़ें मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये पता क्लियर हो जाए कि भाई क्वेश्चन आप रट रहे हो क्वेश्चन की, हाँ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्ट ऐसा ही आएगा। अब क्वेश्चन को ट्विक कर दिया थोड़ा सा तो आप अटक जाओगे कि ये इसमें क्या करूँ भाई, मैं फंस गया मैं तो अब ये पे। तो ऐसा ना होने पाए, तो इसीलिए मैंने अलग स्टाइल के जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, उसी क्वेश्चन का जो अलग स्टाइल में पूछा गया है वो भी बता दिया साथ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत और कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। डीसी की तुलना में एसी के महत्वपूर्ण लाभ क्या हैं, ये भी बताने हैं हमको साथ में। 6 नंबर का ये भी। चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल का वर्णन कीजिए। इस बल की दिशा प्राप्त करने वाले नियम का उल्लेख कीजिए। वह कौन से यंत्र है जिनसे विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। ऐसा क्वेश्चन भी आया 6 नंबर में आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने वाले नियम की व्याख्या कीजिए। ये भी 6 नंबर का है। विद्युत परिपथों और तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए और उनकी कार्यविधि भी हमको समझा दीजिए। 4 नंबर का है। अब ये सारा समझ में आ गया ना कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आए। ये जो पूरी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। ऐसा मत सोचना कि मैंने कुछ भी उठा के रख दिया आपके लिए कि चल भैया अब 17 क्वेश्चन इसमें से बना देता हूँ, 50 इसमें से बना देता हूँ। ऐसा सीन नहीं है। मैंने लगभग आपके लिए 20 पेपर एनालाइज करे हैं प्रीवियस ईयर के, मतलब 22 का, 21, 20, 19, 18, 17, और तब जाके आपके लिए ये वीडियो बना पा रहा हूँ मैं कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं कह सकता हूँ भाई, दिल ठोक के कह सकता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। अब ये वाला देखो तुम, ये वाला चैप्टर बहुत खूबसूरत है, मजा आ गया भाई इसको देख के। तो ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के अच्छे स्रोत के क्या गुण होते हैं, इस चैप्टर का दिल और जान से रटने वाला क्वेश्चन है ये। मतलब हर एक सेट में ऑलमोस्ट मिला है मुझे ये क्वेश्चन, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ क्योंकि एक आध सेट तो ऐसा आ जाता है जिसमें नहीं मिलता, बट मेजोरिटी लगभग 12-15 बार क्वेश्चन आया 20 पेपर में से, 12-15 पेपरों में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो समझ लो तुम इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ऊर्जा के अच्छे स्रोतों के क्या गुण होते हैं, 2 नंबर का है, 2 पॉइंट बनाने हैं, या ज्यादा मन कर रहा है 3 पॉइंट बना दो बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़े बांधों के निर्माण से आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं कैसे आती हैं। पवन ऊर्जा के उपयोग करने की क्या सीमाएं हैं। चारकोल क्या होता है, यह कैसे एक अच्छा ईंधन है। बायोगैस एक अच्छा ईंधन क्यों है। जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी कई बार रिपीट हुआ है, इसको भी अच्छे से कर लेना। जीवाश्म ईंधन वाला। तरंग ऊर्जा क्या होती है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ऊर्जा के 2 नवीनीकरण स्रोतों के नाम बताइए। ये 1 नंबर में है। अब आप बोलो भाई 1 नंबर में कैसे आने लग गए, कब से आने लग गए क्वेश्चन। तो देखो एक्चुअली सीन क्या होता है, कई बार ये एमसीक्यू की जगह 1 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट, इसीलिए मैंने सारों पे लिखा है भाई 2 नंबर का है, 1 नंबर का। ये सारे के सारे मैंने वेबसाइट पे लिख रखे हैं, cclchapter.com। फिर से बता दे रहा हूँ भाई, तुमको पता नहीं क्या सीन है, तुम जाते ही नहीं हो, जाके देखते ही नहीं हो। यहाँ पे इस वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, अपनी बुक में गाइड में जहां मार्क मारने मार लो, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है ना। और जिनको दिक्कत आ रही है भाई पेपर में बस पास पास होना है, तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट करके चले जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला चैप्टर, ये देखो। अब आप बोलो भाई 14वें से 15वां कहाँ गया। 15वां आता है आपका जीव विज्ञान में, ये वो फिजिक्स में नहीं आता, वो बायोलॉजी में आता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 16वां चैप्टर आता है हमारा सीधा, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। ये वाला क्वेश्चन अल्टीमेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, और इतना रिपीट हुआ है जैसे वो था ना इससे पहले वाले चैप्टर में जो अच्छे स्रोत वाला था, वैसा सही क्वेश्चन है ये भी। मतलब ऑलमोस्ट सभी सेटों में मिला है, लगभग 10 बार आ चुका है 20 पेपरों में। ये समझ लो भी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी अच्छी है। क्वेश्चन समझो क्या है। आपने पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर के बारे में सुना ही होगा। हाँ सुना है भाई साहब। अब कुछ कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। कम उपयोग का वर्णन विस्तार से कीजिए। अब ये चीज ध्यान देनी है तुमको, थोड़ा सा ट्विक कर सकते हैं ये क्वेश्चन को, ये चीज ध्यान दो। देखो यहाँ पे कम उपयोग, ये लोग खुद बता रहे हैं हमको माथापोड़ी करनी नहीं है। इन्होंने बोला है तुमने किताब में पढ़ा है 3 आर के बारे में, है ना। अब ये थोड़ी सी एक अजीब सी बात बताता हूँ तुमको थोड़ा अजीब लग सकता है, वो चीज ध्यान देना। जो आपकी साइंस है, साइंस का मतलब है इंग्लिश मीडियम वालों की है, वो आती है, उसमें है 5 आर का जिक्र। ये 5 आर हमसे नहीं बताएंगे इस वाले में। आपका हिंदी मीडियम में जो बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर उसमें भी, तो ये जो है 2 नंबर में जब क्वेश्चन आएगा तो 3 आर ही बोलेंगे हमको, लेकिन जब एमसीक्यू आएंगे कई बार ये 5 आर बोल देते हैं। तो एमसीक्यू वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने समझा रखा है 5 आर वाले। कुछ एक स्टूडेंट को डाउट था कि भाई हमारी किताब में तो 3 ही आ रहा है, 5वें आर 5 आर कहाँ से ले आए आप उठा के। देखो पेपर जब आता है, एक क्वेश्चन
पहले इंग्लिश में लिखते हैं वो, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश हिंदी, ऐसे चलता है पेपर। मतलब आपकी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पेपर एक ही आता है दोनों के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं आप सोचते रहो 5 आर कहाँ से आ गई है। 5 आर भी इसी का है, 3 आर भी आपको जो है, आपने 3 आर पढ़ा है क्योंकि 3 आर के बेस पे ही यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इसी बिहाफ पे, सोच समझ के। अब वो उसकी दिक्कत वो क्या होगी, जो जिन्होंने साइंस ले रखी होगी ना, वो बोलेंगे भाई हमारी किताब में तो 5 आर था, ये 3 आर कहाँ से उठा लाए। तो चलता है इतना तो, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, कहीं आप सोचो क्या चल रहा है ये सीन। तो देखो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, उन्होंने सारा बता दिया है, कम प्रयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। अब इन तीनों की डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, इनमें से कोई सा भी पूछ सकते हैं आपसे। ज़्यादातर पूछा गया आपसे कम उपयोग का, पहले वाला ही पूछ लेते हैं ज़्यादातर तो, ठीक है। यानी कि हमको कम उपयोग, क्या चीज़ें कम उपयोग करनी है वो चीज़ें बतानी रहेंगी। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया ना कैसे क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, पुनः प्रयोजन का क्या अर्थ है। 1 नंबर में क्वेश्चन आया था बस ये, भारत के किन्हीं 2 राज्यों में जल संग्रहण के प्राचीन तरीके लिखने हैं। हमको 2 नंबर का है, जल के भौम जल के रूप में संरक्षण के क्या लाभ है। तो ये भी कई बार रिपीट हुआ, ध्यान रखना, इसका भी अच्छे से कर लें। जिन पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हो ना, आप अगर वो भी कर लोगे ना, तो 60 नंबर में से लगभग 35 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। अब वो सारे क्वेश्चन कर लोगे तो लगभग 60 में से 50-55 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक आध क्वेश्चन ये बाहर से देते ही देते हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एमसीक्यू वगैरह सारी चीज़ों की वीडियो मैंने बना दी है, एमसीक्यू पूरी बुक के एमसीक्यू मैंने करा रखे हैं। तो एमसीक्यू वाली वीडियो देख लेना, उससे आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे। एमसीक्यू भी बहुत सारे ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है। अगर देख रखी है तो अच्छी बात है। जल संभर प्रबंधन के क्या लाभ है, 2 नंबर का है ये भी। बड़े बांधों के निर्माण में से सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं कैसे आती है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा। ये शायद यार पहले भी तो आया था, बड़े बांधों के निर्माण से सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं कैसे आती है, ये यहाँ पे देखा था मैंने शायद। हाँ, ये उस वाले चैप्टर का, सॉरी यार सॉरी, मतलब यहाँ पे मैंने आपको पहले करा दिया था ना, ये 14वें चैप्टर में था। देखो 14वें चैप्टर में ऐड कर दिया मैंने गलती से, ये ध्यान रखना, ये लास्ट वाले चैप्टर से है, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ कर दी मैंने थोड़ी सी, कोई ना, मैं इसको हटा दूंगा, नोट अ बिग डील। तो बट जो भी है, आप कहीं सोचो भाई इस चैप्टर में मिल नहीं रहा, तो वो उस वाले में से है, ठीक है। कोई ना, गलती हो जाती है यार कभी कभार तो, क्योंकि यार एक एक क्वेश्चन ढूंढना और मुश्किल का काम होता है, कई बार डिफिकल्टी आती है, इस लेवल पे आती है कि इतने सारे क्वेश्चंस में ढूंढते रहो, कई बार गलती से पेस्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। तो चलता है इतना तो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे सारे के सारे, कि हाँ कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मैंने आपको 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के सारे जो है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बता दिए हैं, छोटे वाले भी बड़े वाले भी। आई होप आप इनको प्रिपेयर करोगे। और अगर आपको जो है बाकी वीडियोस भी देखनी है, यानी कि जीव विज्ञान और ये क्या रसायन विज्ञान की वीडियोस भी देखनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो प्लेलिस्ट में चले जाना, पहला ही लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। और अगर आपको लिखा हुआ चाहिए तो वेबसाइट पे विजिट कर लेना, गूगल पे सर्च करना आपको सीधा जाके, कोई अगर नहीं कहीं पे कुछ समझ आ रहा है, गूगल पे सर्च करो CCL चैप्टर, वहाँ पे जाओगे 3 डंडी सी मिलेगी, खोलने के बाद में उस पर क्लिक मारना और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिंदी के, इंग्लिश के, सामाजिक के, बहुत सारे सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो विजिट कर लेना, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।